हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू आवर चैनल। तो आज हम लोग बात करेंगे कृषि के रिलेटेड जितने भी प्रीवियस ईयर में क्वेश्चंस पूछे गए हैं उनके ऊपर। जी हाँ फ्रेंड्स, कृषि से संबंधित, एग्रीकल्चर सेक्टर से संबंधित जो भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन और अधिक एग्जामों में पूछे गए हैं उन सारे क्वेश्चंस को हम लोग यहाँ पे देखेंगे। तो देर न करते हुए चलिए शुरू करते हैं कि कौन कौन से क्वेश्चंस आगामी वर्षों में पूछे गए हैं और कितना इसमें से आपको आता है और कितनी आपको अभी तैयारी करनी है। तो शुरुआत करते हैं। आज का जो पहला क्वेश्चन है, भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय की स्थापना हुई थी। पंतनगर में, लुधियाना में, जबलपुर में या कानपुर में। तो अगर बात करें भारत में प्रथम कृषि विश्वविद्यालय तो है पंतनगर में, ऑप्शन ए। अगला क्वेश्चन है, हरित क्रांति का संबंध मुख्यतः किस फसल से है? चावल, गेहूं, दाल, गन्ना। तो हरित क्रांति का जो मेन फसल है गेहूं, क्योंकि गेहूं पे ही सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन इंक्रीज हुआ था और ये शुरू कब हुआ था? तो 66-67 में। अगला क्वेश्चन है, भारत में नीचे दिए गए खदानों का उत्पादन मिलियन टन में का सही क्रम कौन सा है? आपको बताना है कि कौन सा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन होता है, उसके बाद कौन और उसके बाद कौन। तो अगर बात करें ऑप्शन ए की तो उसमें है गेहूं, चावल, दालें, मोटे अनाज। सेकंड है चावल, गेहूं, दालें, मोटे अनाज, गेहूं, चावल, मोटे अनाज, दालें, या चावल, गेहूं, मोटे अनाज। तो आपको अगर बता दें कि अगर भारत में बात करें तो सबसे ज़्यादा जो होता है 1 नंबर पे होता है आपका चावल। तो यानी कि ऑप्शन ए और सी तो होगा नहीं, ऐसे ही हट जाएगा, बचा बी और डी। चावल के बाद गेहूं सही है, और गेहूं के बाद अगर बात करें तो दाल थर्ड प्लेस पे नहीं आता है। थर्ड प्लेस पे जो आता है वो होता है आपका मोटा अनाज, यानी कि ऑप्शन डी आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है, सूची 1 को सूची 2 से क्या करना है? आपको मैच करना है। तो यहाँ है खदान उत्पादन में वृद्धि। अब खदान उत्पादन में वृद्धि किसके कारण? हरित क्रांति, नीली क्रांति, श्वेत क्रांति, भूरी क्रांति। तो देखिए ये आपको चारों आना चाहिए। हरित क्रांति जो था वो जितने भी खाद्य पदार्थ है उससे रिलेटेड था, यानी कि ए का ए तो बिल्कुल सही है। नीली क्रांति की बात करें तो मत्स्य उत्पादन से होता है। श्वेत क्रांति की बात करें तो दूध उत्पादन से होता है, और भूरी क्रांति जो होता है ये उर्वरक से होता है, यानी कि एक का ए हो जाएगा। दुग्ध उत्पादन श्वेत क्रांति यानी कि बी का 3, मत्स्य पालन यानी कि नीली क्रांति सी का 2, यानी कि ऑप्शन ए आपका सही होगा। अगला क्वेश्चन है, समर्थित मूल्यों पर खदानों की सार्वजनिक खरीद नीति सुनिश्चित करती है क्या? कृषि मूल्यों में स्थिरता, कृषि को प्रेरणादायक मूल्य, सार्वजनिक वितरण के लिए खदानों का भंडारण। उपयुक्त कथनों में से कौन सही है? आपको बताना, 1 और 2, 2 और 3, 1 और 2, 3, या केवल 3। तो देखिए अगर बात करें इस क्वेश्चन में, बोल रहे समर्थित मूल्यों पर खदानों की सार्वजनिक खरीद नीति क्यों बनाई, क्यों सुनिश्चित की जाती है? तो कृषि मूल्य की स्थिरता बनाए रखने के लिए सही है, कृषकों को प्रेरणादायक मूल्य मिल जाए ये भी सही है, और सार्वजनिक वितरण प्रणाली के लिए खदानों का भंडारण भी हो सके ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी 1, 2, 3। नेक्स्ट क्वेश्चन है, न्यूनतम समर्थन मूल्य का निर्धारक है? कौन करता है न्यूनतम समर्थन मूल्य? जो किसानों के पहले न्यूनतम समर्थन मूल्य की जो पहले ही गवर्नमेंट के द्वारा डिसाइड कर दी तो किस संस्था द्वारा की जाती है, पूछा जाता है। तो पहला जो आपका पूछा गया है कि पहला जो ऑप्शन है वो है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, राज्य सरकार, कृषि लागत एवं मूल्य आयोग, इनमें से कोई नहीं। तो बात करें न्यूनतम समर्थन मूल्य यानी कि मिनिमम सपोर्टिंग प्राइस जो डिसाइड किया जाता है वो होता है कृषि लागत एवं मूल्य आयोग के द्वारा। अगला क्वेश्चन है कि भारत का वह राज्य जो अनाज उत्पादन में अधिकतम अंशदान करता है? पंजाब, हरियाणा, महाराष्ट्र और उत्तर प्रदेश।
तो अगर बात करें तो उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा अनाज उत्पादन में योगदान करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि किस प्रकार के उत्पादों के लिए CACP न्यूनतम समर्थन कीमतें की सिफारिश करता है? औद्योगिक उत्पाद, कृषि उत्पाद, भेषज उत्पाद, इनमें से कोई नहीं। तो CACP जो आपका न्यूनतम समर्थन मूल्य कीमत की सिफारिश करता है वो कृषि के लिए करता है। अगला क्वेश्चन है कि भारत में दूध उत्पादन के क्षेत्र, विश्व में दूध उत्पादन के क्षेत्र में भारत का स्थान आपको बताना है कि विश्व में भारत का कौन सा स्थान है, प्रथम, द्वितीय, तृतीय, चतुर्थ। तो बात करें दूध में, तो दूध में भारत का स्थान जो है वो है प्रथम। अगला क्वेश्चन है फिर कि भारत से निम्नलिखित में से कौन सा एक उत्पाद सामान्यतः निर्यात नहीं किया जाता है? मतलब इसमें से आपको बताना है कि कौन सा जो प्रोडक्ट है वो इसको बाहर में हम लोग एक्सपोर्ट नहीं कर सकते। गेहूं, चावल, चीनी, दालें। तो इन चारों ऑप्शन में से अगर बात करें तो दाल जो है हम लोग निर्यात नहीं करते हैं। अगला है कि भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या कितनी है? भारत में एग्रो इकोलॉजिकल जोन्स की संख्या आपको बताना है, 16, 20, 27 और 31। तो देखिए यहाँ के हिसाब से आपका जो ऑप्शन 20 होगा वो सही होगा, लेकिन अभी हम अगर आपको 21 ऑप्शन में रहता तो ज़्यादा सूटेबल हो, क्योंकि 21 इकोलॉजिकल जोन्स है अभी। अगला क्वेश्चन है कि फलोत्पादन में नत्रजन उपयोग क्षमता की वृद्धि की जा सकती है किस तरह से? उर्वरक की मात्रा को बार बार प्रयोग करके, नत्रजन अवरोधक का प्रयोग द्वारा, नत्रजन धीरे धीरे छोड़ने वाले उर्वरकों का प्रयोग करके, या उपयुक्त सभी के द्वारा। तो बात करें नत्रजन उपयोग क्षमता बढ़ाने के लिए तो हो जाएगा सारे, उपयुक्त यानी कि सभी के द्वारा। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस प्रांत में सोयाबीन की खेती के अंतर्गत क्षेत्र सर्वाधिक है? उत्तर प्रदेश, बिहार, मध्य प्रदेश, महाराष्ट्र। तो सोया प्रदेश भी उसको बोला जाता है, वो है आपका मध्य प्रदेश। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि इंद्रधनुषीय क्रांति का संबंध है किससे? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, इनमें से सभी। तो इंद्रधनुष में बात करें तो वो सारे आ जाते हैं, जितने भी आपके एग्रीकल्चर की क्रांति रिलेटेड है वो सारे आ जाते हैं इंद्रधनुष में। फिर अगला क्वेश्चन है मिश्रित कृषि में सम्मिलित है विभिन्न फसलों को योजनाबद्ध तरीके से उत्पादन, रबी के साथ साथ खरीफ फसलों का उगाना, कई तरह के फसलें उगाना तथा पशुपालन भी करना, या फसलों को उगाना तथा सब्जियों को भी। क्या होना चाहिए इसका आंसर? तो इसका जो अगर आंसर होगा वो होगा ऑप्शन सी, कई तरह के फसलों उगाना और पशुपालन भी करना, यही होता है मिश्रित कृषि। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि द्वितीय हरित क्रांति का संबंध होगा। द्वितीय हरित क्रांति संबंध, जैसे कि प्रथम हरित क्रांति जैसे खदानों के उत्पादन में वृद्धि के ऊपर ध्यान दिया, तो द्वितीय में किस बात पर जोर दिया गया था? तो ऑप्शन से अधिक उपज देने वाले बीजों से, गेहूं के उत्पादन से, चावल के उत्पादन से, या जैव प्रौद्योगिकी के प्रयोग से। तो बात करें तो द्वितीय हरित क्रांति में जो जोर दिया गया था वो जो जैव प्रौद्योगिकी यानी कि जो उर्वरक हम लोग इस्तेमाल कर रहे थे उसका इस्तेमाल कम करने के लिए बोला गया था, और जितने भी हम लोग को काऊ डंग या इस तरह के उर्वरक है उसका इस्तेमाल ज़्यादा करने पे जोर दिया गया था। और देख सकते हैं क्वेश्चन BPSC या आपका UPPCS, MPPCS सारे क्वेश्चंस पूछे गए हैं। अगला क्वेश्चन है कि भारत में गेहूं का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य पंजाब, हरियाणा, उत्तर प्रदेश या मध्य प्रदेश। तो गेहूं का सबसे ज़्यादा उत्पादन करने वाला राज्य जो है उत्तर प्रदेश। भारत में तंबाकू का सर्वाधिक उत्पादन करने वाला राज्य है, तंबाकू का उत्पादन करने वाला राज्य बताना है, गुजरात, आंध्र प्रदेश, कर्नाटक या मध्य प्रदेश। तो आंध्र प्रदेश जो है वो आपको क्या तंबाकू उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य है,
गरीबों को खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, या उपरोक्त में से सभी। बताइए सार्वजनिक वितरण प्रणाली का लक्ष्य क्या है। सार्वजनिक वितरण प्रणाली का जो लक्ष्य है गरीबों के खाद्य सुरक्षा उपलब्ध कराना, ये तो बिल्कुल सही है। जमाखोरी एवं कालाबाजारी को रोकना, ये भी बिल्कुल सही है, क्योंकि बहुत सारे जो क्या होते हैं बड़े बड़े व्यापारी होते हैं ये काम करते हैं। व्यापारियों द्वारा अधिक मूल्य लिए जाने से रोकना, ये भी बात सही है, यानी कि ऑप्शन डी। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं। विटीकल्चर से आप क्या समझते हैं। वाणिज्यिक उपयोगों के लिए सब्जी फूल फल उगाना, मिट्टी पर पैदावार करने का विज्ञान एवं कला, फसलें उगाना और पशुपालन, विशेष रूप से निर्मित टैंकों और तालाबों में मछली प्रजनन या अंगूर की खेती। तो विटीकल्चर का जो संबंध है क्या होना चाहिए, वो है अंगूर की खेती। अंगूर की खेती को विटीकल्चर बोला जाता है। और देख सकते हैं जेएसएससी झारखंड एसएससी 2015 का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सी फसलें जायद में मुख्यतः सिंचित क्षेत्रों में उगाई जाती है। देखिए अब इस क्वेश्चन में आपको ऑप्शंस अच्छे तरह से देखना होगा। अरहर और चना, मूंग और उड़द, चावल और मिलेट, मक्का और मूंगफली। तो यहाँ पे जायद फसल कौन होती है। जायद फसल जो आपको अप्रैल से लेकर के जून के बीच में ये ज़्यादातर उगाई जाती है, तो होता है जायद फसल। तो चावल और मिलेट तो होगा नहीं। और अरहर या चना हम लोग जानते हैं कि कब, रबी में हम लोग रबी क्रॉप जब उगाते हैं उस समय। अब बचा कि मक्का और मूंगफली, तो ये भी नहीं होगा, यानी कि ऑप्शन बी मूंग और उड़द आपका करेक्ट आंसर है, क्योंकि इसमें तरबूज, ककड़ी, खीर बहुत सारा जायद के फसल हैं। अब इसीलिए बोलें कि ऑप्शन को आपको अच्छे तरह से देखना पड़ेगा। नेक्स्ट क्वेश्चन कि मध्य प्रदेश विशालतम उत्पादक है किस चीज़ का। कपास का, तिलहन का, दलहन का, मक्का का। तो अगर बात करें मध्य प्रदेश का यहाँ पे, तो दलहन का अच्छा खासा उत्पादक है आपका मध्य प्रदेश। फिर नेक्स्ट क्वेश्चन है कि विश्व का सबसे बड़ा दूध उत्पादक है। अभी आपको बताएं कि भारत का रैंक क्या है, तो प्रथम, तो सबसे बड़ा उत्पादक भारत। नेक्स्ट क्वेश्चन है भारत के किन राज्यों में गन्ना सबसे ज़्यादा पैदा होता है। बिहार एवं उत्तर प्रदेश एवं राजस्थान, आंध्र प्रदेश एवं जम्मू कश्मीर, पंजाब एवं हिमाचल प्रदेश। तो अगर बात करें गन्ना का, तो उत्तर प्रदेश तो प्रथम है। देखिएगा गन्ना का उत्पादन में उत्तर प्रदेश प्रथम है, मगर चीनी में ये नहीं आता है प्रथम। तो यहाँ उससे मैटर नहीं है, अभी क्वेश्चन हम लोग का है तो उत्तर प्रदेश तो रहेगा। तो उत्तर प्रदेश के साथ राजस्थान आएगा या उत्तर प्रदेश के साथ बिहार आएगा, क्योंकि और दोनों नीचे के ऑप्शन में तो उत्तर प्रदेश है नहीं। तो यहाँ पे बिहार आ जाएगा, यानी कि बिहार और उत्तर प्रदेश सबसे ज़्यादा गन्ना पैदा होता है। निम्नलिखित में से किस फसल में उत्तर प्रदेश भारत में सबसे बड़ा उत्पादक नहीं है। ये देखिए पूछा गया कि किस में उत्तर प्रदेश टॉप पे नहीं है, कौन सा फसल राज्य द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं किया जाता है। ऑप्शन है आलू, चावल, गन्ना या गेहूं। तो जो चावल है वो उत्तर प्रदेश द्वारा सबसे ज़्यादा प्रोडक्शन नहीं होता। उत्तर प्रदेश चावल में दूसरे नंबर पे आता है, फर्स्ट में वेस्ट बंगाल, पश्चिम बंगाल आता है चावल में। और बात करें तो आलू या गन्ना या गेहूं, इस सब में आपका उत्तर प्रदेश प्रथम स्थान पे आता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि दूध के अग्रणी उत्पादकों का सही अवरोही क्रम बताएं। तो देखिए हम आपको बता देते हैं, दूध में भारत तो प्रथम है, तो ये ऑप्शन दोनों हमको देखना नहीं है। भारत, यूएसए, चीन, रूस, या भारत, चीन, यूएसए, रूस। तो भारत के बाद यूएसए आता है, तब चीन आता है, तब रूस आता है, यानी कि ऑप्शन बी करेक्ट है। अगला क्वेश्चन है कि मसालों का बागान कहे जाने वाला राज्य कौन है। तो वो है आपका मसालों का कर्नाटक, केरल, महाराष्ट्र। सिंपल सा क्वेश्चन है, केरल, बहुत बार का पूछा हुआ क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन है
स्वर्णिम क्रांति किससे संबंधित है, आपको बताना है स्वर्णिम क्रांति का संबंध किससे है। रेशम कीट पालन, उद्यान कृषि, मधुमक्खी पालन या अंगूर उत्पादन। तो अभी अंगूर उत्पादन तो बताए हैं, तो अंगूर उत्पादन तो आपका कभी होगा नहीं, तो बचा आपके पास 3 ऑप्शन। जल्दी से बताइए क्या होगा। तो स्वर्णिम क्रांति जो होता है वो होता है उद्यान कृषि से। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत कृषि का किस महत्वपूर्ण स्तर तक यंत्रीकरण किस कारण से संभव नहीं है। किस कारण से भारत में मतलब कि यंत्र का ज़्यादा इस्तेमाल करके और ज़्यादा प्रोडक्शन जैसे कि अमेरिका, फ्रांस, ये सब देशों में किया जाता है। ऑप्शन है छोटे जोत क्षेत्र, ट्रैक्टरों की कमी, किसानों की गरीबी और लोगों की उदासीनता। तो देखिए यहाँ पे अगर आपको ऑप्शन ए 1, 2, 2, 3 इस तरह से दिया रहता तो थोड़ा सा दिक्कत होता, लेकिन अगर नहीं दिया है तो आपको सिंपल सा इस क्वेश्चन का जो आंसर हो जाएगा छोटे जोत क्षेत्र। यहाँ पे जो जमीन का जो लैंड है ना वो छोटा छोटा मतलब कि छोटे छोटे किसानों के पास है, इसीलिए यहाँ पे यंत्रीकरण उतना पॉसिबल नहीं है। अगर 1, 2 इस तरह से रहता तो यहाँ किसानों की गरीबी भी आ जाता, ट्रैक्टर की कमी इस तरह ये तो नहीं आता। अगला है आपका निम्नलिखित में से कौन राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा मिशन में शामिल नहीं है, आपको बताना है। तिलहन, गेहूं, चावल या दलहन। राष्ट्रीय खाद्यान्न सुरक्षा, तो खाद्यान्न सुरक्षा में जो शामिल नहीं है वो तिलहन, क्योंकि गेहूं, चावल और दलहन उसमें शामिल है। अगला क्वेश्चन है प्रत्येक वस्तु इंतजार कर सकती है लेकिन कृषि नहीं। उपयुक्त कथन का श्रेय दिया जाता है किसको, जगजीवन राम को, जवाहरलाल नेहरू को, महात्मा गांधी को या सरदार पटेल को। तो ये जो कथन दिया गया था वो था जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि निम्नलिखित में से कौन सा एक सही सुमेलित नहीं है। फूलों की खेती, फ्लोरिकल्चर सही है। फसलों की खेती, एग्रोनॉमी, ये भी सही है। फलों की खेती, पोमोलॉजी, ये भी सही है, यानी कि ऑप्शन सी जो है सब्जियों की खेती, हॉर्टिकल्चर, ये गलत है, यानी कि आपका जो करेक्ट आंसर होगा वो हो जाएगा ऑप्शन सी। आपसे पूछा जा रहा है एग मार्क एक्ट भारत में कब लागू हुआ। 1937, 1952, 1957, 1965। क्या आप गेस कर सकते हैं इस क्वेश्चन को। अगर आपको आता नहीं, जो लोग पढ़े होंगे जिनको आता है वो तो करेक्ट करके ले जाएंगे, लेकिन जो लोग गेस करना चाह रहे हैं वो लोग थोड़ा गेस करें कि क्या होना चाहिए इसका। तो बात करें एग मार्क एक्ट की तो ये लागू हुआ था 1937 में। इसीलिए जो क्वेश्चन लोग नहीं पढ़े होंगे या कहीं पे इस टॉपिक को नहीं पढ़े होंगे वो लोग डेफिनेटली 1950 से ज़्यादा का ऑप्शन टिक करते हैं, क्योंकि कोई भी सोचेगा कि देश आज़ाद हुआ होगा तभी ये कानून बना होगा। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान प्रबंधन अकादमी अवस्थित है कहाँ पे, बेंगलुरु, हैदराबाद, कोलकाता या नई दिल्ली। तो बात करें राष्ट्रीय कृषि अनुसंधान तो ये आपका जो मौजूद है वो है हैदराबाद में। भारतीय दलहन शोध संस्थान स्थित है इलाहाबाद, फैजाबाद, कानपुर या इंदौर। तो भारतीय दलहन शोध संस्थान कहाँ पे, कानपुर में। नेक्स्ट क्वेश्चन है मौसम आधारित फसल बीमा योजना सर्वप्रथम लागू की गई थी कहाँ पे, हरियाणा, कर्नाटक, पंजाब या तमिलनाडु। तो मौसम आधारित फसल बीमा योजना का शुरुआत करने वाला राज्य जो था वो था हरियाणा। नेक्स्ट है केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान अवस्थित है। ऑप्शंस हैं बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ या नागपुर। केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान कहाँ पे है, बेंगलुरु, चंडीगढ़, लखनऊ या नागपुर। तो जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा लखनऊ। सस्य वानिकी राष्ट्रीय शोध केंद्र अवस्थित है, सस्य वानिकी राष्ट्रीय केंद्र अवस्थित है हैदराबाद, झांसी, नासिक या पटना में। तो अगर बात करें सस्य वानिकी वो है झांसी में। वानिकी केंद्र जो आपका कहाँ पे है वो है झांसी में। नेक्स्ट क्वेश्चन है निम्नलिखित में से किस बैंक ने किसानों तक आसानी से पहुंचने के लिए किसान क्लब का निर्माण किया है। वो कौन सा बैंक है जो बताना है किसान क्लब एक किसानों के लिए अलग से स्कीम बनाया है।
इलाहाबाद बैंक, पंजाब नेशनल बैंक, क्षेत्रीय ग्रामीण बैंक या भारतीय स्टेट बैंक? करेक्ट आंसर हो जो होगा वो भारतीय स्टेट बैंक। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना मुख्य रूप से किससे संबंधित है? नकदी फसल, खदान से, सब्जियों से, निर्यात योग्य कृषि उत्पादन से। तो बात करें राष्ट्रीय विशेष कृषि उपज योजना जो संबंधित है उन निर्यात योग्य कृषि उत्पाद से। अगला क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन किस पंचवर्षीय योजना में प्रारंभ किया गया था? 11वीं पंचवर्षीय योजना, 10वीं पंचवर्षीय योजना, 9वीं पंचवर्षीय योजना या उपयुक्त में से कोई नहीं। तो राष्ट्रीय हॉर्टिकल्चर मिशन जो शुरुआत किया गया था वो 10वीं पंचवर्षीय योजना। IR-20 किस चीज का अधिक पैदावार देने वाली किस्म है? या कभी कभी ऐसे भी इस क्वेश्चन को पूछा जाता है कि IR-20 किससे संबंधित है? तो IR-20 जो है एक चावल का किस्म है, आपको डायरेक्ट इसको ध्यान में रखना है। अगला क्वेश्चन है विगत एक दशक में भारत में किस एक निम्नलिखित फसल के लिए उपयुक्त कुल पृष्ठभूमि लगभग एक जैसी बनी रही? यानी कि 10 वर्ष से ज़्यादा हो चुका है और उसके लिए मतलब कि जो मौसम है वो अनुकूल बना हुआ है। चावल, तिलहन, दलहन, गन्ना, तो है आपका चावल। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन का एक लक्ष्य देश में चुनिंदा जिलों को खेतीगत जमीन में बढ़ोतरी एवं उत्पादकता में वृद्धि लाकर कुछ फसलों की उत्पादकता में वृद्धि लाना है। ये फसलें कौन सी हैं? राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन में आपको बताना है कि कौन सा फसल को रखा गया है जिस पर ज़्यादा जोर दिया है। ऑप्शन है केवल चावल गेहूँ, सेकंड ऑप्शन है चावल गेहूँ दलहन, केवल चावल गेहूँ दलहन या तिलहन, या चावल गेहूँ दलहन तिलहन सब्जियाँ। तो अगर बात करें राष्ट्रीय खाद्य सुरक्षा मिशन जो ध्यान दिया है सबसे ज़्यादा वो है आपका चावल गेहूँ दलहन, और इसी की उत्पादकता और बढ़ोतरी पर खास करके ध्यान दिया गया था। अगला क्वेश्चन है कि डैश के बाद की अवधि के दौरान खाद्य विशेषतः गेहूं के उत्पादन में बहुत वृद्धि हुई। ऑप्शंस हैं 1954, 1964, 1965, 1966। तो बस वही आपको बताया भी जा चुका है। हरित क्रांति की शुरुआत 66, 67 यानी कि ऑप्शन 66 के बाद के दौरान गेहूं में सबसे ज़्यादा क्या वृद्धि हुई। अगला क्वेश्चन है कि वर्ष भर बोई जाने वाली फसल है कौन सा? उड़द, गेहूं, राई या मक्का? वर्ष भर बोई जाने वाली फसल कौन सा है? उड़द, गेहूं, राई या मक्का? तो यहाँ के हिसाब से मक्का आपका सही है, जैसे बहुत सारे फसल होते हैं जो वर्ष भर बोया जाता है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान स्थित है। भारतीय सब्जी शोध संस्थान आपको बताना है वाराणसी, लखनऊ, मैसूर या बेंगलुरु? तो भारतीय शोध संस्थान मंदिरों का शहर वाराणसी में आपका मिलेगा। फिर अगला क्वेश्चन है कि दुग्ध उत्पादन बढ़ाने के लिए भारत सरकार द्वारा कौन सी क्रांति शुरू की गई? हरित क्रांति, श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पीली क्रांति? तो दूध कैसा होता है? श्वेत, तो श्वेत क्रांति। नेक्स्ट है कि निम्नलिखित में से कौन भारत के कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान वस्तु है? कृषि निर्यात की सर्वाधिक मूल्यवान यानी कि कौन सा भारत निर्यात करके सबसे ज़्यादा मूल्य अर्जित करता है? खली, कच्ची कपास, चावल या मसाला? इस क्वेश्चन को थोड़ा सोचिए और आप थोड़ा सा टिक करिए, फिर हम आपको बताते हैं। इसका जो करेक्ट आंसर होगा वो होगा आपका चावल, क्योंकि जो बासमती किस्म का चावल होता है उससे निर्यात से भारत सबसे ज़्यादा पैसा अर्न करता है। इन ऑप्शंस में क्या खाद्य पदार्थ में उसी से सबसे ज़्यादा मसाला भी सेलिंग होता है, लेकिन जितना मात्रा में हम लोग चावल का सेल करके पैसा अर्न करते हैं उतना नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन है कि देश में छोटे किसानों को परिभाषित किया गया है। वे किसान जिनके पास जोत क्षेत्र है। ऑप्शन से 1 हेक्टेयर से कम, 1 से 2 हेक्टेयर, 2 से 3 हेक्टेयर, 3 से 4 हेक्टेयर। तो छोटे किसान की बात करें तो 1 से 2 हेक्टेयर का जो ज़मीन है वो छोटे किसानों के अंतर्गत आते हैं।
नेक्स्ट क्वेश्चन है कि भारत में कॉफी की खेती के लिए सबसे उपयुक्त क्षेत्र कौन सा है? कच्छ का रण, दक्षिणी पठार, सिंधु घाटी, सिंधु गंगा घाटी या ब्रह्मपुत्र घाटी। तो अगर बात करें कॉफ़ी तो कॉफ़ी कर्नाटक साइड में होता है और कर्नाटक को बात करें तो हो जाएगा दक्षिणी पठार। HYV कार्यक्रम को भारत में डैश भी कहा जाता है, क्या? श्वेत क्रांति, नीली क्रांति, पारंपरिक कृषि या नव कृषि। तो HYV जो कार्यक्रम है उसको नव कृषि नीति भी कहा जाता है। वर्गीज कुरियन किससे संबंधित है? तो वर्गीज कुरियन श्वेत क्रांति, पीली क्रांति, हरित क्रांति, नीलित क्रांति। तो बात करें वर्जिन कुरियन तो संबंधित है श्वेत क्रांति। हरित क्रांति की बात करें तो पूरे वर्ल्ड में नॉर्मन बोरलॉग और भारत में MS स्वामीनाथन। लीजिए, नाम है लिए और हाजिर हो गए। डॉक्टर नॉर्मन ई बोरलॉग किस देश से थे? जी हाँ, बहुत अच्छा क्वेश्चन है कि किस देश से? स्पेन, मैक्सिको, अमेरिका या ऑस्ट्रिया। तो ये थे अमेरिका के। मानसून के प्रारंभ में बोई जाने वाली फसल को क्या कहते हैं? रबी फसल, नकदी फसल, खरीफ फसल, इनमें से कोई नहीं। आप लोग जानते होंगे बरसात शुरू होता है यानी कि तब बोई जाती है धान की फसल, और जो धान की फसल है उसको बोला जाता है खरीफ फसल, और खरीफ फसल ये आपका क्या हो जाएगा? करेक्ट आंसर। राष्ट्रीय जैविक खेती केंद्र NCOF स्थित है हैदराबाद, चेन्नई, नई दिल्ली या गाजियाबाद। तो NCOF का जो हेडक्वार्टर यानी कि जैविक खेती केंद्र है वो है आपका गाजियाबाद में। अगला क्वेश्चन है कि विश्व धान जीन बैंक स्थित है चीन, फिलीपींस, जापान, भारत। कहाँ पे है विश्व का धान का जीन बैंक? वो है फिलीपींस। और आज का जो लास्ट क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय अर्थव्यवस्था का प्राथमिक क्षेत्र है? कृषि, उद्योग, सहकारिता या इनमें से कोई? तो प्राथमिक क्षेत्र है कृषि। द्वितीय क्षेत्र क्या आता है? जितने भी आपके उद्योग होते हैं वो द्वितीय क्षेत्र होते हैं, और तृतीय क्षेत्र सेवा क्षेत्र। तो इसमें से जितने भी क्वेश्चंस अगर आपको आते हैं बहुत अच्छी बात है, नहीं आते हैं उसको पढ़ लीजिए, याद कर लीजिए डायरेक्ट, क्योंकि सारा प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस है और इसमें से रिपीट होने की चांसेस आपको बहुत ज़्यादा होती है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक के साथ, तब तक के लिए बाय बाय।